जय श्री कृष्णा। सो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस पेरेंट्स के लिए स्पेशल सेशन एग्जाम का सीजन आ रहा है। तो एग्जाम के सीजन में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं इस टॉपिक पे सुनने के लिए? शो ऑफ हैंड्स। यस, पक्का। बाकी लोग टाइप करें जय एस के, जय श्री कृष्णा। उत्साह का प्रदर्शन जय श्री कृष्णा लिख के करना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। जैसे ही एग्जाम आती है हमारा बिजनेस बढ़ता है। क्या ये बैकग्राउंड है? हाँ, सच में। एग्जाम सीजन जब आती है तो लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर, मेरे बच्चे का ये चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज आ रहा है, कृपया उसे गाइड कीजिए प्लीज। आपकी अपॉइंटमेंट मिलेगी क्या, वगैरह वगैरह ऐसी बातें होते रहती है ना। पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें ये हिम्मत नहीं होती अपॉइंटमेंट लेने की। कुछ लोग सो कॉल्ड बहुत बिजी होते हैं अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण करने में, है ना। बहुत बिजी होते हैं तो उनको आना तो होता है पर वो अपॉइंटमेंट ले नहीं पाते। कई सारे लोगों को हम कहते हैं वीडियो देख लो, उतना भी उनके पास समय नहीं होता। कुछ माता पिता समय निकाल लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। बच्चा बोलता है मेरे को काउंसलर की जरूरत नहीं, ऐसे, है ना। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को भाषण की जरूरत नहीं, मेरा सब ठीक चल रहा है। आप क्या करेंगे? कभी कभी माँ को लगता है बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है। पिताजी बोलते हैं अरे नॉर्मल है, छोड़ना, काहे को इतना लोड ले रही हो तुम भी ना, सब बच्चों का ऐसा ही होता है, तुम ज्यादा लोड लेती हो, है ना। कभी कभी उल्टा होता है, माँ बच्चे को रिलैक्स छोड़ती है और पापा आके धीरे से बोल देते हो मैं तो दिन भर बाहर घूमता रहता हूँ, तुम्हारा भी ध्यान नहीं है तो क्या होगा बच्चे के भविष्य का। अब करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। तो शोले देखनी चाहिए, शोले। शोले में वो अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का था, चित भी मेरी पट भी मेरी वाला। यस और यस। तो ऐसा कई बार हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने की, कुछ 5-7 मुद्दों पे बात करने की कोशिश होगी मेरी, कि एग्जाम का सीजन जब आता है तो कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरीके से आप आपके बच्चे को बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हेल्प कर सकते हो। क्या आप हेल्प करना चाहोगे आपके बच्चे की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, है ना। पर कई सारे माँ बाप क्या करते हैं पता है, पंचर निकालने जाते हैं और टायर खराब करके आ जाते हैं। यू नो इससे तो अच्छा पंचर था। तो ऐसा भी होता है। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने बच्चे को बेहतर गाइड कर सकोगे। दो ऑब्जेक्टिव है। जो मैंने पहली बात कही वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे का परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए दोस्तों कि बच्चे को एक सिक्योर, सेफ, इमोशनली स्टेबल एनवायरनमेंट मिले। अभी कुछ दिनों पहले की बात है दोस्तों, कोटा में एक और लड़की ने, ऐसा बोलूंगा, एक लड़की ने नहीं, एक और लड़की ने सुसाइड कर ली। और उसने कहा, क्या कहा पता है? मैं जीना नहीं चाहती, मेरा मरना ही ठीक है क्योंकि मैं एक लूजर हूँ। व्हाट द हेल यार। एक 15 साल की बच्ची, 15 नहीं, चलो 17 साल की होगी शायद, वो 12th में होगी तो, है ना। 17 साल की बच्ची लाइफ में एक जंग में पिछड़ जाती है और उसे लगता है कि आई एम अ लूजर। इज दैट अ राइट थिंग टू हैपन? नो, डेफिनेटली नॉट। या फिर कुछ बच्चों का ऐसा लगता है कि यार मेरी औकात ही नहीं है माँ बाप के सपने पूरे करने की। मेरे मन में सवाल आता है, क्या एजुकेशन इज द ओनली वे टू फुलफिल मदर फादर्स ड्रीम्स? या फिर क्या आपके बच्चे यहाँ पे आपके सपनों को पूरा करने आए हैं? और अगर ऐसा हो, इमेजिन, एक और उल्टी सिचुएशन भी मैंने देखी है। बच्चे का टैलेंट ज्यादा है और माँ बाप के सपने छोटे हैं, आप क्या करें? है ना। बचपन का किस्सा सुनाता हूँ, मेरे चाचा मुझे बहुत बार उल्लू बनाते थे।
4 आने का कॉइन लेके आते थे, 20 पैसे का कॉइन लेके आते थे, 8 आने का कॉइन लेके आते थे और मुझे पूछते थे कौन सा लोगे, मैं 20 पैसे का लेता था क्योंकि वो सबसे बड़ा था और हमेशा घाटे में रहता था। कितने लोगों को याद है 20 पैसे का ऐसा हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल कॉइन था, ऑक्टागोनल होगा वो, है ना? तो वो बड़ा होता था, है ना? मैं हमेशा लूज करता था। और क्या हो कि आपके बच्चे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आपका सपना ही छोटा है। तो चलिए दोस्तों, दो सवाल मैं आप सबको पूछना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को। मुझे जवाब नहीं चाहिए, पर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना है। पहला सवाल, इज योर चाइल्ड अलाउड टू बी एवरेज इन सम एरियाज ऑफ लाइफ? क्या आपके बच्चे का ये हक है, अधिकार है कि वो जीवन में कुछ क्षेत्र में एवरेज बना रहे? पूछिए अपने आप को। दूसरा सवाल, बहुत जरूरी, इज योर चाइल्ड अलाउड टू मेक मिस्टेक्स? इज योर चाइल्ड अलाउड टू फेल? देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम आ रही है। मान लो वर्स्ट के सिनारियो में कि आपका बच्चा 10th में या 12th में फेल हो जाता है, इज योर चाइल्ड अलाउड टू? दो आंसर है। एक जवाब अगर है तो ईमानदारी की कमी है, ऐसा कहूंगा मैं। दो जवाब है। बाकी तो आई एम नॉट हियर टू जज एनी बडीज ईमानदारी, वो मेरा काम ही नहीं है। चलिए दोस्तों, टिप्स चाहिए आपको? पक्का? वाह। शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम का सीजन आ रहा है ना? यस। तो एग्जाम आती है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलता है कि किसी घर में बच्चे की एग्जाम नजदीक आ गई है? आपको क्या लगता है? बच्चों को देखे, बच्चे बहुत चिंताग्रस्त नजर आ रहे हैं, है ना? सीरियस नजर आ रहे, चेयर पे ऐसे बैठ रहे, शांति से स्टडी कर रहे, तो फिर हमें लगता है एग्जाम आ गई, है ना? ऐसा नहीं है। दिन में कितनी बार उस घर की लेडी ऑफ द हाउस होता है ना, उसका आवाज बढ़ता है, इससे पता चलता है कि एग्जाम एग्जाम कितने नजदीक है। क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? है ना? तो वो माँ उधर से बोलेगी, संजू 3 ही दिन बचे हैं। संजू कहता है, ओ 3 दिन बचे हैं, अभी तो बहुत समय है। और मम्मी कहते हैं, अरे संजू 3 ही दिन बचे हैं। हमें तो 3 घंटे मिल जाए, हम खुश हो जाए। यस और यस। तो ऐसा बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो एग्जाम आती है ना, तो सबसे पहले जो पैरामीटर होता है कि पेरेंट की इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, घर में जितने पेरेंट हैं उन सबको अगर इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। जितने पेरेंट का मतलब क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, मैं जिस शहर में रहता हूँ ना, यहाँ दिन ब दिन एक पेरेंट की वाली संख्या बढ़ती जा रही है, अनफॉर्चुनेटली। पूना शहर है, उसे क्या कहते हैं, मैका कहा जाता है विद्या का, है ना? विद्येचे माहेर घर मराठी में कहते हैं उसे, है ना? मुझे कभी कभी लगता है विद्या की शादी हो गई, अब वो पुनः नहीं रही थी। या संस्कृति का मैका कहा जाता है, तो शायद संस्कृति की भी शादी हो गई। पर जब मैं ये कहता हूं तो दूसरी बात ये भी है दोस्तों, कि ज्यादातर शहर दूसरे शहरों की तुलना में पूना आज भी संस्कृति और एजुकेशन यानी विद्या में अव्वल बना है। जोक सपाट, पर बहुत बढ़िया सिटी है सीखने के लिए और हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, है ना? अब क्या होता है, मुंबई के करीब है और मुंबई देश के पश्चिम साइड में है और पाश्चिमात्य का प्रभाव ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत मॉडर्ननेस आ गया है। इनफैक्ट पुणे, मैं 20-22 साल से पुणे में रहता हूँ और पुणे इज अ गुड सिटी टू लिव। आई एम हैप्पी कि मैं पुणे में रहता हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था पेरेंट्स की इमोशनल स्टेबिलिटी की, है ना?
मैं तो आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, एग्जाम आ रही है ना, तो एक चार्ट मेंटेन कीजिए आप। क्या कीजिए? चार्ट मेंटेन कीजिए कि दिन में कितनी बार नोकझोंक हुई और कितनी बार आवाज बढ़ी। ब्रैकेट में मेरी। जरूरी है दोस्तों, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। कितने लोग मानते हैं मेरे साथ जरूरी है? जरा हाथ दिखाइए ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्टेबल हो तो आप आपके बच्चे को और ज्यादा सपोर्ट कर सकते हो। डूबता हुआ इंसान किसी दूसरे डूबते हुए इंसान को क्या बचाएगा? तो आपकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। अब स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? स्टेबिलिटी आएगी हमारे अनुभव से सीखने से। ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को दोस्तों। आपके पास अनुभव है इस बच्चे को बड़ा करने के, है ना? अब माफी करना मुझे, अगर आपका बच्चा अभी भी जूनियर सीनियर केजी में है और फिर भी आपका बीपी बढ़ता है उसके एजुकेशन को लेके, तो थोड़ा मुश्किल है। आपको ज्यादा बार हमारे ऑफिस आना पड़ेगा है ना, काउंसलिंग या कंसल्टेशन के लिए। पर अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपको ऑलरेडी उसके कुछ पैटर्न्स पता है। एंड आगे बढ़ने से पहले और ये डिस्कशन को सीरियस बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके हाथ में कागज और कलम हो। क्या है? अगर आपके हाथ में कागज और कलम है तो कलम दिखाइए, ताकि मैं आपको बोलूंगा कलम वाली बाई। क्या डायलॉग सुना है आपने, कलम वाली बाई? तो कलम वाली बाई जहां भी होती है वो अपने घर का भला करती है, क्योंकि वो नोट्स निकालती है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कैटेगराइज कीजिए आपका बच्चा किस टाइप का है। क्लासिफाई योर चाइल्ड। अब आपको लग रहा है एग्जाम बच्चे की क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, कितने मार्क मिलेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो आपको क्या लगता है किस किस प्रकार के बच्चे होते हैं? सबसे पहले प्रकार के बच्चे, है ना? जरा मुझे भी डर लगता है इन बच्चों से। ये वो कि जो एक भी मार्क गंवाना नहीं चाहते। क्या? एक भी मार्क गंवाना नहीं चाहते। यस। मुझे एक दोस्त का फोन आया, और अभी शायद आप भी जानते होंगे, अभी ओपन डे का सीजन चल रहा है ना? तो ओपन डे से बच्चा घर पे आया और बहुत अपसेट होके अंदर बैठ गया। ओके। बात ही नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो है मेरा दोस्त, नाम नहीं लूंगा प्राइवेसी कंसर्न के लिए, क्योंकि प्राइवेसी बहुत जरूरी है। किसी की पर्सनल स्टोरी नहीं आनी चाहिए, पर स्टोरी आनी चाहिए, है ना? यस। तो ये जब ऑफिस से घर पहुंचा तो पत्नी को देखा, बोले बच्चा कहाँ है? तो बोले अंदर है। कब से? बोले दोपहर से अंदर ही है, जब से स्कूल से आए ओपन डे से। इसको लगा कुछ वाट लग गई क्या? तो बोले क्या हुआ? नहीं, बोले नाराज है, बहुत नाराज है। तो क्या हुआ? फेल वेल हुआ क्या? बोले नहीं। फिर क्या दिक्कत है? तो जिसे कहते हैं ना, दो सब्जेक्ट में इसके, एक एक में एक और एक में दो मार्क चले गए, बाकी सब सब्जेक्ट में आउट ऑफ है। अब जहां पे दो मार्क चले गए वहां वो खुद पे नाराज है कि मैंने प्रिपरेशन अच्छा नहीं किया। और जिस सब्जेक्ट में एक मार्क गया है, वो टीचर पे नाराज है कि वो उसने पेपर ठीक से चेक नहीं किया और वो मुझे रीचेक करवाना है ना? ऐसे बच्चे होते या नहीं होते? अगर आपका बच्चा ऐसा है तो यहाँ पे आपको आपके बच्चे को गाइड करने की जरूरत है। व्हाट्स द वर्ड? परफेक्शनिस्ट होते हैं ना बच्चे। यस। देखो दोस्तों, अच्छा गोल रखना, अच्छा टारगेट रखना बहुत जरूरी है, सिंसियर होना बहुत जरूरी है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा रिलैक्स करके उनकी वो अच्छी हैबिट को आप बिगाड़ो। नहीं, अपने को उसको हैबिट में रखना है। पर जो लोअर एक्सपेक्टेशन है ना, वो एक्सेप्टेबल लोअर एक्सपेक्टेशन एक बार सेट करो दिमाग में। एक्सेप्टेबल लोअर एक्सपेक्टेशन, यू नो।
अब ये जो लोअर एक्सपेक्टेशन आप उसके सामने सेट करोगे, ये उसके खुद के एक्सपेक्टेशन से आपका एक्सपेक्टेशन कम होना चाहिए, ताकि ये जो बच्चा है, ध्यान से सुनिए, ये बच्चा खुद ही खुद पे प्रेशर रख रहा है ना, तो उसको आपकी साइड से कोई एडिशनल प्रेशर ना आए। प्लीज नोट करना दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है जेडपी स्कूल में पढ़ने वाले किसी हुए बच्चे ने सुसाइड कर ली? मैंने तो ज्यादातर उन्हीं बच्चों को सुसाइड करते देखा है जिनका एमबीबीएस में जाने का या आईआईटी में जाने का चांस था। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? टाइप कीजिए ए। यानी ये बच्चे, इसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर। क्या कहेंगे? सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर। ऑलरेडी बच्चा बड़ा सिंसियर है, अच्छा स्कोर कर रहा है, हमें उसमें जोड़ना नहीं है। क्या? प्रेशर। है ना? क्या नहीं जोड़ना है? प्रेशर। तो प्लीज नोट करें, ऐसे बच्चे होते हैं और ये बच्चे बहुत ज्यादा प्रोन है फेल्योर को एक्सेप्ट ना करने के लिए। यस। तो अगर आपका बच्चा अपने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये आपका काम है कि उसकी सेकंड साइड यानी रिलैक्सेशन वाली साइड को आपने बिल्ड करना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? कृपया हाथ दिखाइए। है ना? एक क्वेश्चन देना है। कैसे क्वेश्चन? में एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कुछ जगह पे ना, वो इंजीनियर नींद में होते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो ऊपर की हाइट ऐसी कम होती है ना? आपने ऐसे कभी ट्रैवल ऐसी जगह से गुजरे हो जहां पे ऊपर की हाइट कम है, तो लगने का डर होता है ना, सर ऐसा टकराने का डर होता है। कभी देखे ऐसे माले? देखे होंगे। तो वहां पे ना वो गद्दे जैसा कुशन लगा देते हैं, टक्कर हुई तो भी सर नहीं फूटेगा। सेम वे, अगर बच्चा खुद पे प्रेशर डालता है तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसका सेल्फ एक्सर्टेड प्रेशर इतना ना बढ़ जाए कि वो कुछ गलत यानी काम कर दे। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। चलिए दूसरे वाले कैटेगरी, ये ज्यादातर घरों में पाए जाते हैं, जितने पूना में कबूतर है उतने जैसे ये बच्चे हैं। दूसरी वाली कैटेगरी, क्या है ये कैटेगरी? टैलेंट बहुत है ना? टैलेंट इतना कितना, मेरे साथ कीजिए ऐसा। टैलेंट इतना, कॉन्फिडेंस इतना, और स्कोर इतना। यू गॉट इट, है ना? टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि वो हमेशा सोचता है मेरे पास बहुत समय है। वो हमेशा सोचता है मेरे पास बहुत समय है या नहीं है? सोचता है, और एन वक्त पे बहुत बुरी हालत में फंस जाता है। ज्यादातर बच्चे इस कैटेगरी में। और फिर मैजिकली आखिरी 15 दिन में, 8 दिन में, 2 दिन में, या फिर महीने में कुछ न कुछ करके, जिसे कहते हैं ना, मैच बोले वन साइड हारने वाले थे पर आखिरी ओवर तक खींच ली, वो वाला, और लास्ट बॉल पे वो जडेजा ने आईपीएल का 6 मार के निकाल दिया मैच, वो करने वाले बच्चे। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपका जो जीवन का अनुभव है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो इन बच्चों की तकदीर बदल सकता है। एज ए लाइफ कोच, एज ए काउंसलर, मैंने लाखों लोगों को भाषण दिया है दोस्तों। अभी अभी मेरी टीम ने कहा कि सर हमारी ऑडियंस 6 लाख से ज्यादा हो गई, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है ना? तो अगर इतने लोगों ने मुझे सुना है, और इनमें से लाखों तो नहीं पर हजारों के साथ मैंने बात की है, हजारों बच्चों के मैंने टैलेंट प्रोफाइलिंग की है, उनको करियर गाइडेंस किया है 1 to 1 में, एज अ टीम, हमने, हमारी काफी बड़ी टीम है। और मैंने क्या पाया है, ये सेकंड कैटेगरी वाले लोग ना जीवन में इस स्टाइल से आगे बढ़ते हैं, जीते हैं, अगर उन्हें गाइडेंस ना मिले तो। और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इसका एक एग्जांपल आप भी हो।
टैलेंट ज्यादा, कॉन्फिडेंस उससे भी ज्यादा, एफर्ट कम, और एन वक्त पे छक्का मार के किसी तरीके से मैच जीतना। कितने लोग हैं वो टाइप करे 6, छक्के, छक्का जो होता है क्रिकेट का वो वाला 6। यस, मैंने भी कर लिया, मैं इसमें से हूँ। यानी मुझे बहुत लेट समझ में आया कि मेरे ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं क्लास में टॉप ना कर सकूं। ऐसा कोई कारण नहीं था। इनफैक्ट जो मेरा रियलाइजेशन है मेरे टैलेंट का, मैं काफी इजीली क्लास टॉप कर सकता था जब मैं स्कूल या कॉलेज में था। पर बिकॉज आई वॉज इन दिस कैटेगरी एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैं एवरेज बना रहा मेरी जिंदगी। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि उम्र के 37-38, यानी 37-38 उम्र तक मैं एवरेज बना रहा। क्योंकि दोस्तों ये माइंडसेट सिर्फ एग्जाम के अप्रोच का नहीं है, ये जीवन के अप्रोच का माइंडसेट है। जरूरी चीज को तब तक टालो जब तक वो मजबूरी ना बन जाए, और जब मजबूरी बन जाए दो चार इधर उधर करके मैनेज कर लो, और फिर अपने आप को ही शाबाशी दे दो कि यार मैंने तो कर लिया। पर इस बीच जो तनाव आता है खुद पर भी और आपके आसपास के लोगों पर भी, उसका क्या? और जिसे कहते हैं ना, आराम से मैच जीतने का जो मौका होता है वो हाथ से जो चला जाता है, उसका क्या? एंड दिस इज वेयर ये जो प्रकार के बच्चे हैं जिनमें टैलेंट ज्यादा है और टैलेंट की तुलना में कम परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट, वो बच्चे जो टैलेंट की तुलना में कम परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट, वहां मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके जीवन का थोड़ा सा समय, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा पैसा आपको लगाना पड़ेगा इन बच्चों को लाइफ की बेटर अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए। व्हाट्स द वर्ड? लाइफ की बेटर अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए, कुछ रूल्स बनाने के लिए, कुछ डिस्कशन करने के लिए, और वो पैटर्न का उनको रियलाइजेशन देने के लिए। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? बहुत जरूरी है। मुझे तो लगता है यही सच्चे हीरो है ना? पर एवरेज बने रहते। यस। तो ये दूसरी कैटेगरी है। पहली क्या कही मैंने? परफेक्शनिस्ट वाली, है ना? उनको मदद की जरूरत है, उनको रिलैक्स करना है। ये जो दूसरे है ये जरा ज्यादा ही रिलैक्स है, इनको क्या करना है? इनको रिलैक्स मोड से रियलाइजेशन मोड में लेके जाना है। व्हाट्स द वर्ड? रियलाइजेशन मोड में। और ये एक दो दिन में नहीं होने वाला, पर अगर आप अभी शुरू करते हो तो हो सकता है जुलाई के अंत में, अगले साल के, सॉरी इसी साल की जुलाई के अंत में जो एग्जाम आएगी, तब तक आपके बच्चे का शायद पैटर्न बदले, परफॉर्मेंस बदले। आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि आप सर आपने जो बोला है वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बच्चे में है, पर फिर भी वो अच्छा स्कोर करता है, तो क्या? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कभी कभी ना हम रिजल्ट देख के अपने आप को धोखा देते हैं, तो मेरे शब्दों को कृपया ध्यान से सुनिएगा। बात यह नहीं है कि छोटे क्लास में आपका बच्चा कितना बड़ा परफॉर्म कर रहा है। जब कंपटीशन बढ़ जाएगी ना, तो ये जो छोटा सा गैप या लास्ट मोमेंट पे चीजें करने की जो आदत है ना, यही वो कारण होगा जिसके कारण बच्चा बड़ी कंपटीशन में पिछड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं एजुकेशन सेक्टर का एक्सपर्ट हूँ। अब खुद को एक्सपर्ट कहना गलत है, बट अभी मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ तो खुद को मैं ही कह देता हूँ। करीब करीब 35 से ज्यादा बार एज एन एक्सपर्ट मैं टेलीविजन पे आया हूँ, कई सारे पेपर्स में इंटरव्यूज आए हैं मेरे, बहुत सारी, यानी शायद 2,500 से ज्यादा सेशंस लिए हैं मैंने इस सेगमेंट में। बहुत बड़ा नंबर होता है। कोई अगर सोचे ना 2,500 सेशन लेने हैं तो कुछ सालों का नियोजन करना पड़ेगा, दिनों में होगा नहीं। क्योंकि एक दिन में कितने होते हैं? कितने होते हैं? साल के 365 दिन हैं। रोज भी भाषण दो तो 2,500 होने में आपको बहुत साल लग जाएंगे। यस और यस। और मैंने वो किया है दोस्तों, कभी कभी तो दिन में 4-4 5-5 सेशन होते हैं मेरे। तो काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, प्लस टीम का एक्सपीरियंस है।
एंड मैं एक बात आपको पक्की बता सकता हूँ दोस्तों, कि ये जो थोड़ा सा हेल्प करोगे आप आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में, किस में, अंडरस्टैंडिंग में, उसका जीवन बदलेगा। पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जैसे आप किसी लेडी को ये समझा नहीं सकते कि कॉकरोच आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला या छिपकली आप पे अटैक नहीं करने वाली, आप किसी लेडी को समझा के दिखाओ, चांस ही नहीं। कुछ होंगी बहादुर झांसी की रानी, पर ज्यादातर लेडीज उनके क्या कहते हैं, किचन में अगर कोई छिपकली नजर आ जाए तो वो तो पेपर की हेडलाइन भी बन सकती है। जब तक वो छिपकली, या तो मैं रहूंगी किचन में या तो वो छिपकली रहेगी, है ना। एक्सेप्ट हमारा बचपन, हमारे बचपन में तो कितनी कॉमन थी ये छिपकलियां, घर में थी या नहीं। पर वो डर नहीं जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके बच्चे की कुछ माइंडसेट बना है या कुछ हैबिट्स बनी है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म नियोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जय श्री कृष्णा बेटा। लॉन्ग टर्म नियोजन करना पड़ेगा, है ना। उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? डिस्कस करना पड़ेगा। और अगला शब्द भी मेरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका बच्चा, उसका 11वां बर्थडे हो चुका है, 11वां बर्थडे, ध्यान से सुनिएगा, और महीना में 2 बार आप उसके साथ शांति से गप्पे मारने नहीं बैठते हो, तो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। फिर से कहता हूँ, आपके बच्चे का 12वां साल शुरू हो गया, 11वां बर्थडे हो गया, तो कम से कम हर महीना में कम से कम 2 बार आपको उसके साथ एक दोस्त के जैसे गप्पे मारने को बैठना पड़ेगा। और यहाँ आप क्या करोगे? तो आपको उसे थोड़ा सा जीवन के बारे में, थोड़ा सा अपने अनुभवों के बारे में, थोड़ा सा उसके जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में गप्पे मारने पड़ेंगे। तब जाके ये बच्चा थोड़ा आगे जाने के बाद आपकी बात सुनने को राजी हो जाए। यस और यस। तो ये जो लोग हैं, कौन से वाले? टैलेंट, कॉन्फिडेंस और स्कोर वाले, है ना। इन बच्चों के साथ अगर माता पिता दोस्ती करते हैं, और दोस्ती के साथ उनको छोटा सा ना, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, यस, ट्विक करना पड़ता है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सब्जी। आपको क्या लगता है, बहुत बढ़िया बनी हुई सब्जी और खराब बनी हुई सब्जी में क्या बहुत ज्यादा फर्क होता है? मसाले का, चटनी का, नमक का, थोड़ा सा ना, इधर उधर। तो ये बच्चे का भी वही है, इसके जीवन में स्वाद आ जाएगा दोस्तों, अगर आप आपके एक्सपीरियंस से वो छोटी मोटी चीज जो होती है ना उसकी हैबिट की थोड़ा सा ट्यून इन कर सको। ये इस साल भी पॉसिबल है क्या? तो डेफिनेटली है। अभी तो फेब शुरू हुआ है, कुछ बच्चों के एग्जाम 1 महीने पे है, कुछ के 2, कुछ के 2.5। 2.5 तो 2.5 वाले कम होंगे, है ना। पर बड़ी एग्जाम तो मई महीना में भी आएगी, नीट और JEE जैसी। तो इस बात को याद रखते हैं। क्या मैं मेरी बात को स्पष्टता पूर्वक आप तक पहुंचा पाया? चलिए तीसरा, यहाँ गोली मार भेजे में वाली सिचुएशन आने वाली है। तीसरी सिचुएशन, है ना, बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, और फिर भी माता पिता की, खासकर माता की ना, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। मेरे पास हफ्ते में कम से कम 2 ऐसे केस आते हैं, हफ्ते में 2 ऐसे केस कि बच्चे का एवरेज स्कोर 85% से अबव है, और माँ की कंप्लेन है इसका कंसंट्रेट नहीं होता, इसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इसका स्टडी में ध्यान नहीं है, लाइफ में सीरियसनेस नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। तो मैं पूछता हूँ, एग्जाम आप देने जाते हो क्या? इमेजिन, बच्चा 88, 89, 92% पे है और ये इतनी लंबी लिस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कई सारे माता पिता, और मैं पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ करना। शब्दों को मैं रोक सकता हूँ, रोकूंगा नहीं। बहुत से माता पिता, खासकर वो माँ जिसमें एंजाइटी ज्यादा है या इनसिक्योरिटी ज्यादा है, वो इन होनहार बच्चों को बिगाड़ देती है।
सॉरी, मैं पहले बोल चुका, बट मेरे शब्द बहुत कटु है, इसलिए फिर से एक बार क्षमा याचना, माफ करना मुझे। और मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ऐसे नहीं कि मजाक में आ गए और कुछ भी फेसबुक लाइव कर रहे हैं या यूट्यूब पे डाल रहे हैं। हमारा रोज का एक्सपीरियंस है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो, आई एम नॉट हियर टू ब्लेम एनीबडी, है ना, व्हाई शुड आई ब्लेम। आई एम हियर टू टेल यू कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। तो मेरा तो काम है बताना कि क्या हो रहा है और क्या कर किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले माताओं को ये मेरा मैसेज है कि आप परेशान क्यों हो, पहले तो लिखिए कागज पे क्या लिखना है। नंबर लिखना है, व्हाट्स द वर्ड, नंबर लिखना है कि आपका बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है, प्लस माइनस 3 होना चाहिए, चलो 5 भी कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को आपने क्या करना है पता है, बोलू क्या, किसको सुनना है, टाइप कीजिए आए, उसी को बताऊंगा भाई, चलो, है ना, तब तक मैं पानी पीता हूँ। हरिओम नमो नारायण। थैंक यू, काफी अच्छे रिस्पॉन्स है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है पता है, उसको सिर्फ लिमिट देना है, क्या करना है, लिमिट देना है एक्सपेक्टेशन का। कि मान लो बच्चा, जैसे मैंने इस इन बच्चों के केस में बोला कि लेटेस्ट केस मेरे पास आया था, लड़की का स्कोर था 88% और माँ के पास 11 कंप्लेन थी उसकी स्टडी रिलेटेड, है ना। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद उस लड़की की मम्मी ने मेरा वो प्रमोशनल एड देखा होगा, क्या आपके बच्चे को ABCDEFGHI प्रॉब्लम्स है, अगर है तो मैं मदद कर सकता हूँ। वो आगे मेरे पास, सर बोले सब प्रॉब्लम है। मैं बोला ठीक है, तो फिर क्या प्रिंसिपल ने आपके बच्चे को निकाल दिया स्कूल से। नहीं, बोले नहीं, क्यों निकालेंगे। मैं बोला इतने प्रॉब्लम वाला बच्चा स्कूल में कौन प्रिंसिपल रखेगी। फिर परफॉर्मेंस पूछा तो करीब करीब 88% का परफॉर्मेंस था लड़की का। तो मैंने कहा आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आप खुश नहीं हो इस मार्क से। बोले खुश हूं। शायद वो नहीं थी पर मेरे सामने बोला कि हूँ। तो मैंने कहा सिंपल सी बात कीजिए, लड़के को, सॉरी, लड़की को खुला छोड़ दीजिए एकेडमिकली। और अगर आपको लगता है कि ABCD चीज वो ठीक नहीं कर रही है, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन का कोई प्लान बनाइए और उसे क्लियरली बोलिए, अगर आप ये लोअर लिमिट से नीचे आते हो तो आपको ये मॉडिफाइड प्लान में बैठना पड़ेगा। क्या हो सकता है मॉडिफाइड प्लान, मान लो कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन लगा दी, यस, या एक्स्ट्रा घंटा, यानी गेम्स का एक आधा घंटा कम कर दिया और उस घंटे में भी स्टडी को बैठा दिया, या प्रिविलेज कोई है ना, जो बच्चे को पसंद है चीज, वो कोई कम करने की बात कर दी, खत्म, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। ऑब्जर्व करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ इसलिए मैं क्रिकेट की भाषा ज्यादा बोलता हूँ, है ना। रिक्वायर्ड रन रेट पे नजर रखिए, ऐसा बोलते हैं क्रिकेट पे, है ना, कितने गेंदे बाकी है और कितने रन बनाने हैं, है ना। तो आपको वही करना है और डेफिनेटली इसका आपको फायदा होगा। तो अभी क्या हुआ, ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు, हाँ, तो चौथे नंबर वाले है ना, यस। तो यस, चौथे नंबर के बच्चे, और इनको ज्यादा मदद की जरूरत है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये वो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे पर स्कोर आगे नहीं जा रहा है। क्या कहा मैंने, मेहनत कर रहे हैं पर स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा। अब इन बच्चों को माता पिता के सपोर्ट की सच में ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूं कि पहली कैटेगरी जो परफेक्शनिस्ट वाले हैं उनको तो हमारे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहले दो को, जो परफेक्शनिस्ट है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे, हैबिचुअल गलत हैबिट की वजह से नीचे हो रहा। नंबर 3 वालों की बात मैंने की, नंबर 4 वाले जो ये अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेहनत बहुत करते पर स्कोर नहीं आता है।
इनको माता पिता की सपोर्ट की जरूरत है। कैसे? कई बार क्या हो जाता है दोस्तों, कुछ बच्चे ना बढ़ती उम्र में ये समहाउ आउट ऑफ प्योर बैड लक चीजों को स्मार्टली कैसे करना है सीखते नहीं है, तो वो मुश्किल तरीके से आगे बढ़ते हैं। यस, तो शायद उनके पास मेमोरी टेक्निक का अभाव होगा। देखो हर बच्चा ना अपना तरीका ढूंढता है कि मुझे चीजें कैसी याद रखती है ना। यस और यस। एग्जाम्पल, मेरे क्लास में कमल नाम का लड़का था 12th में। गॉड ब्लेस, मुझे तो ना उसको देख के मैं थक जाता था, इतनी बार वो आंसर लिखता था, है ना। शायद सदानंद को पता हो, मेरे क्लासमेट है वो। तो कमल नाम का एक लड़का था, कमल रोहिरा, 12th में हमारा क्लासमेट था। फाइनली वो केमिकल इंजीनियरिंग को सीखने पुणे आ गया था। अमेजिंग, वो क्वेश्चन को लिखता, कहीं पे भी बीच में अटक गए फिर से शुरू करता शुरू से। इतनी बार उसको लिखता हुआ देख के हम थक जाते, कितना लिखता है, यू नो। दैट वाज हिज स्टाइल। फिर मेरा एक क्लासमेट था विजय, उसका ये था कि बोले, है ना, वो शायद उसने मूवी देखी होगी तेजाब वगैरह, है ना। तो जैसे अंधेरा होता है 10 बजे के बाद वो जाग जाता था, फिर 2-3 बजे तक, यू नो। वो उसका तरीका, अंधेरे में बैठो शांति से और पढ़ते बैठो। कोई सुबह सुबह जल्दी उठ के स्टडी करते हैं। यस, मान लो कोई रट्टा मारते हैं, कोई जोर से बोलते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। पर जैसा मैंने कहा, कुछ बच्चे अपने खुद की स्टाइल समझ नहीं पाते कि मैं किस तरीके से स्टडी करूं, किस तरीके से ये सब्जेक्ट को आसान बनाऊं। वैसे यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ छोड़ के, क्या, मैथ छोड़ के अगर आपके बच्चे को ना कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाता है ना, उसका सबसे डिफिकल्ट टॉपिक भी मैं उसको 1 घंटे में आसान करो करके दे सकता हूँ। 1 घंटे नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को स्टडी का और मेमोरी का एक्सपर्ट बोलना बंद कर दूंगा। चैलेंज के साथ किसी भी सब्जेक्ट को आसान मैं बना सकता हूँ, बट सब बच्चों की हेल्प मैं तो नहीं कर सकता। कर सकता हूँ क्या? नहीं है, उतना समय नहीं है अपने पास कि सब बच्चों को पर्सनली गाइड कर सके। तो यहाँ पे ये माता पिता का रोल है कि समझे बच्चा मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा बैठे उसके साथ एनालाइज करे कि कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी ये बिकॉज ये फ्री सेशन है तो मैं आपको काफी अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा, रोकूंगा नहीं अपने आप को। तो जनरली 3 प्रकार के चैलेंज आते हैं बच्चे में, आपको ये ढूंढने में उसकी मदद करनी है माता पिता को। पहला चैलेंज, लैक ऑफ नॉलेज, उसको नॉलेज ही नहीं है ना। लिख रहे हो आप पेन वाली कलम वाली भाई। नहीं, हंसना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। करियर में ना बहुत सारे लोग खुश नहीं है। 70% पीपल आर नॉट हैप्पी इन देयर करियर। क्यों? वो एंजॉय करना नहीं जानते, है ना। किसने बोला इट्स आई कैन डू दिस? सो काइंडली नोट डाउन, there are 3 types of study challenges a child normally faces. The first one, lack of knowledge. In this case, the child has not learned enough, so he's not knowing the answers. The another aspect is inability to write the exam in the answers in exam format. Third, under the influence of emotions, the child is not able to recollect answers during the exams. And there is one more, wherein the child is lacking conceptual clarity. I hope you have noted down. तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं समझ रहा है, इसलिए थोड़ा हंसते हैं और हिंदी में बात करते हैं ना। तो पहला वाला क्या है, ज्ञान की कमी, कि बच्चे का स्टडी पूरा नहीं हुआ, है ना। स्टडी पूरा नहीं हुआ तो स्मार्ट तरीके से उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं वो देखना पड़ेगा, है ना, किसी भी कारणवश हो। दूसरा वाला, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। स्पेशली ये कहाँ तकलीफ देगा, मैथ्स में, और मैथ्स में, लैंग्वेज में, ग्रामर रिलेटेड चीजें, ओके, और साइंस में, है ना। क्योंकि ये पुराने कंसेप्ट पे आगे वाली है ना। वो ए आई ओ यू कहाँ लगाना है, एंड इज द कहाँ लगाना है ना। ऑल इज वेल लिखना है या ऑल इज वेल लिखना है। तो ये जो है, ग्रामर हो, मैथ्स हो या साइंस हो, यहाँ कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। ये दूसरा वाला प्रॉब्लम।
ओके, तीसरा वाला प्रॉब्लम क्या है? तीसरा वाला प्रॉब्लम यह है कि बच्चे में एग्जाम राइटिंग स्किल की कमी है। राइट द आंसर इन 40 वर्ड्स और इसने दो पन्ने लिख दिए, है ना। राइट अ शॉर्ट आंसर बट इसको बहुत अच्छा आता था तो इसने ऐसे लिख दिया, है ना। प्लीज डिस्क्राइब बोला और इसने बोला कि ओके रावणा वाज किल्ड बाय रामा, खत्म। तो एग्जाम फॉर्मेट में 1 2 3 4 जो होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग की कमी, है ना। और चौथा वाला क्या है? बच्चा हैंग हो जाता है एग्जाम में। घर में माता पिता के सामने तो बड़े आंसर देगा, है ना। जो प्री टेस्ट होती है, प्री बोर्ड टेस्ट होती है, उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेगा, बट एग्जाम में गया हैंग हो गया, बाहर आया बोले सब आता है, एग्जाम हॉल में नहीं लिख सकते, है ना। टीनेज में नॉर्मली ये होता है, पर कुछ बच्चों को इसका ज्यादा चैलेंज है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके बच्चे के साथ तो डेफिनेटली उनको हमारी मदद की जरूरत है, आप उन्हें हमारे पास लेके आ सकते हो, विल डेफिनेटली हेल्प। ये इमोशनल मैनेजमेंट में अगर बच्चा ब्लैंक हो जाता है, फियर है, सब्जेक्ट फोबिया है, एग्जाम फोबिया है, तो हम डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। आई होप मैं मेरी बात को आप तक क्लियरली पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये चौथे प्रकार के बच्चे में 4 प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये क्लियर हो गया। प्रकार चौथा और चैलेंजेस 4, है ना। 4/4 ये नोट करना है और इस बच्चे की आपको क्या करनी है? मदद करनी है। ये बच्चे ना स्पीड पकड़ सकते हैं, प्लीज नोट करना। ये बच्चे टॉप गियर डाल सकते हैं अगर ये बेसिक चीजें आपने क्लियर कर दी तो, ठीक है। अभी कौन सा? पांचवा प्रकार, कौन सा? कैटेगरी 5, है ना। तो कैटेगरी 5 में किस प्रकार के बच्चे आते हैं? कैटेगरी 5 में वो बच्चे आते हैं जिनकी सीखने की क्षमता ही कम है पर सेंसिटिव है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नॉट एवरीवन इज गिफ्टेड इन एवरीथिंग, है ना। यस और यस। क्या सबको सब चीजें आ सकती है? नहीं आ सकती। तो कुछ बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़े से कमजोर होते हैं, इंस्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट वो उतना सीख नहीं पाते। पर यहां मैंने आगे वाला एक शब्द क्या यूज किया? सेंसिटिव है बच्चा। तो ये प्रकार के बच्चे भी बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं और ये पेरेंट की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को वो पिक्चर दिखाना जहां पे एकेडमिकली कम स्कोर होने के बावजूद भी ही और शी कैन लीड अ वेरी गुड लाइफ, है ना। वो पिक्चर दिखा सकते। क्या आपको लगता है, मान लो कोई बच्चा किसी कारणवश 12वीं नहीं पूरी कर पाया, तो क्या उसका लाइफ वहां पे जिसे कहते लेबल लग गया कि वो अभी कभी सक्सेस नहीं होगा? नहीं लगेगा, है ना। मुझे उम्मीद है, यस। तो दोस्तों यही बात है, इन बच्चों को हमें जिसे कहते पहले तो समझ के लेना पड़ेगा कि ये बच्चा सच में इस कैटेगरी का है। जो मैंने अब तक बोले सभी प्रयास अगर फेल हो रहे हो तो यहाँ पे माता पिता को चाहिए कि पहले तो एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, ध्यान से सुनिएगा, ओके। एक्सपेक्टेशन लो नहीं करना है, एकेडमिक एक्सपेक्टेशन लो करना है। और उनको जो बेसिक क्वालिफिकेशन उनका पूरा करके स्किल डेवलपमेंट में लगाना है, यस। और प्लीज नोट करें दोस्तों, एग्जाम में तो पूरे सब्जेक्ट का आंसर देना पड़ेगा, है ना। यस। पर जीवन में अगर ना आप कोई एक भी चीज अच्छी कर लेते हो तो भी सेट है लाइफ, है ना। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं, स्पेशली बच्चे पूछते हैं, सर आप क्या करते हो? मैं कहता हूँ मैं बोलता हूँ। मतलब मैं बोला मैं सिर्फ बोलता हूँ, मेरा काम ही है बड़बड़ करना, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। मैं उन रेयर जिसे कहते हैं ना लोगों में से हूँ जो अपनी पत्नी से ज्यादा बात करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ना। महिलाएं ज्यादा बात करती है, कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? मेरे घर में मैं ज्यादा बात करता हूँ, यस। तो एक स्किल बहुत हो गया, है ना। और इस केस में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि ऑप्शंस क्या है कैसे है, ठीक है। डन। आखिरी वाले बच्चे, लास्ट, है ना। क्योंकि आज हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो 6, दैट्स इट, यस। तो आखिरी वाली कैटेगरी ऐसे है जो गलत कंसेप्ट ऑफ माइंड के कारण, मेंटल कंसेप्ट या गलत बिलीफ सिस्टम के कारण
एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझते। अब यहाँ पे प्लीज नोट करें, क्षमता का अभाव नहीं है, परफॉर्मेंस कम है और सबने मान लिया कि यार ये तो इसी रेंज में रहता है, इसी रेंज में रहता है ना। पर कभी कभी ना ऐसे बीच में ही ग्लिम्स दिखा देता है टैलेंट के। अब ऐसे बच्चों को दोस्तों माइंडसेट पे उनके काम करने की जरूरत है, थोड़ा समय लगेगा, पर एक बार अगर हमने इनके माइंडसेट पे काम कर लिया फिर तो बस बल्ले बल्ले है ना, ये पिकअप करेंगे। तो छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा तेज है पर एवरेज स्कोर आ रहा है उसका, बच्चा तेज है। पहले केस में मैंने क्या बोला, हार्ड वर्किंग बच्चा है पर स्कोर नहीं आ रहा। यहाँ उल्टा है, स्कोर नहीं आ रहा और बच्चा तेज है ना। पर एटीट्यूड, स्पेशली मेंटल एटीट्यूड्स की दिक्कत है वहां, तो समय लगता है। पर एज अ पेरेंट हमें एक ग्रेट 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 मैसेज या गोल्डन वर्ड्स कहेंगे वो याद रखने हैं, चाहे तो लिख लो। पेरेंटिंग का एक गोल्डन रूल है दोस्तों, और इस रूल ने बहुत सारे पेरेंट्स का जीवन बदला है, बच्चों का जीवन बदला है। आई एम श्योर आप लिख लोगे। ये रूल है कि परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है। क्या है? परमानेंट प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन, पार्ट 1। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, बड़े चैलेंजेस में आपने खुद को एक बात बोलनी है कि मुझे ये बात एक ही बार ठीक करनी है। एग्जाम्पल, मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर भी हूं दोस्तों, मैरिज काउंसलर कहते हैं ना जैसे। तो कई बार मेरे पास ऐसे जोड़ियां आती है ना, भगवान ने बना दी जोड़ी और दोनों को एक दूसरे के प्रति कोई कंप्लेन है, ठीक है, और वो मानते भी है कि ये एक या दो चीज छोड़ के बाकी सब ठीक है इस इंसान में, फिर भी मुझ तक आ गए मतलब अलग होने की सोच रहे हैं, है ना। मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि अगर मान लो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो लाइफ कैसे होगी? लोग नॉर्मली आंसर करते हैं कि स्वर्ग जैसा जीवन होगा, है ना। सेम वे अगर आपके बच्चे में कुछ गलत हैबिट आ गई है तो लेट अस नॉट लेबल कि ये हाथ से चला गया, लेट अस नॉट, है ना। ये जूनियर केजी की टीचर का काम है। यू आर अ स्मार्ट बॉय, यू आर अ बैड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, बैड गर्ल, वो हमारा नहीं है। हम पेरेंट है, हमारे पास एक ही चॉइस है, चाहे जितना फाइट करना पड़े, है ना, बॉक्सर की तरह। हमारे पास एक ही चॉइस है, क्या? बच्चे की जो नेगेटिव हैबिट्स है उनको सुधारना है, और एक बार सुधर गई काम खत्म। यस और यस, है या नहीं? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? तो ये जो बच्चे होते हैं जो ग्लिम्स दिखाते हैं टैलेंट के बट एवरेज होते हैं ना, उनको मानना नहीं है हमने। हर बार इसे, हो सकता है ना कुछ बच्चे 2-4 महीनों में ओके हो जाए, कुछ बच्चे, और हमारे पास है हमारे कोचिंग प्रोग्राम में कुछ बच्चों को हमें 2-2 ढाई साल लगे प्रॉपर ट्रैक पे लाने में। कुछ बच्चे 2 या 3 विजिट में कहाँ से कहाँ निकल गए। अभी रिसेंटली तो मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास एक बच्चा आ रहा है काउंसलिंग को, एंगर इशू, और बहुत ज्यादा एंगर इशू। कितने दिनों में बदला होगा बच्चा? 2 वीक्स ओनली। पर ये एक्सेप्शनल है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला कि 2-2.5 साल भी हम कुछ बच्चों को गाइड किए हैं। पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिंदगी इतनी बड़ी है और जिंदगी इतनी प्रेशियस है कि बच्चे की कोई गलती, गलत हैबिट, चाहे वो थॉट्स की हो या एक्शन की हो, चाहे वो लेजीनेस हो, मोबाइल का एडिक्शन हो, है ना, प्रोकास्टिनेशन हो, गुस्सा हो, डर हो, एंजाइटी हो, एक बार निकल गया लाइफ सेट, है ना दोस्तों। यस और यस। तो ये तो क्या थे? 6 प्रकार के बच्चे। क्या? 6 प्रकार के बच्चे। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो एज अ पेरेंट, है ना। तो सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात, एग्जाम में पेरेंट का रोल सिर्फ ये नहीं कि बच्चा देर रात तक जाग रहा है और चाय पियोगे क्या, कॉफी चाहिए क्या है ना, उससे आगे भी रोल है, और वो रोल क्या है, बीइंग देयर, है ना। तो एक मैसेज प्लीज एग्जाम सीजन में आप आपके बच्चों को दो, स्पेशली उन बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं। क्या मैसेज होना चाहिए, कि जो एक्शन वो ले रहे हैं उस पे आप प्राउड हो, आई एम प्राउड ऑफ योर एक्शंस। कि जिस कंसिस्टेंसी से आप रोज बैठ रहे हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जो भी एग्जाम के हिसाब से होगा ना, ये तो है ना। तो जिस कंसिस्टेंसी से बच्चा मेहनत कर रहा है ना, आप उसे बताओ कि यू आर प्राउड। और बीच बीच में, हमेशा नहीं, या बीच बीच में बोलो, तुम जो मेहनत कर रहे हो ना, मैं तो बस आई एम डन, मैं खुश हूं तुम पे, रिजल्ट चाहे जो आए। एक आध बार बोलना है, बीच बीच में बोलना है, रेगुलर बोलोगे तो उल्टा परिणाम होगा पर बीच बीच में एक आध बार बोल दिया तो क्या होगा, बच्चे को ये समझेगा कि यार मेरे पास माता पिता को पता है मैंने मेहनत ली है, इसके बावजूद भी अगर मैं फेल हो जाता हूं तो इट्स ओके। क्योंकि कितने सारे बच्चे रिजल्ट के बाद घर नहीं आते दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 55 मिनट में एक बच्चा सुसाइड करता है इंडिया में, एवरी 55 मिनट्स, मजाक नहीं है। आप बोलोगे देश बड़ा है, ये है, अरे पर बच्चा तो बच्चा है, और ये टाली जाने वाली चीज है ना। यस। तो दिस इज वेयर बच्चे की मेहनत को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड, अप्रिशिएट। और बीच बीच में एक आध बार, है ना, 8-10 दिन में, या फिर टोटल सीजन में 2 बार बोल दो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम एफर्ट ले रहे हो। रिजल्ट तो क्या है, आजकल कंपटीशन ज्यादा है तो प्लस माइनस आ सकता है ना। यस और यस। मैं आपको बोलूं, हर स्टेट के टॉपर को भी कंपटीशन में लगाओ, फिर भी एमबीबीएस में एडमिशन मिलना या आईआईटी में एडमिशन मिलना मुश्किल है या नहीं है। बराबर है ना, कितनी कंपटीशन है हमारे यहाँ, 15 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ सीट कितनी है तो आपकी 10, 12, 15 हजार, आईआईटी के हो के कितनी होगी सीट। उसमें अलग अलग कोटा है, एनआरआई कोटा, ये कोटा, वो कोटा, और एक कोटा है राजस्थान वाला कोटा यस। तो चलिए दोस्तों, ये एक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। बीच बीच में बच्चों को एक ऑफर देना बहुत जरूरी है ना। वो ऑफर क्या होगी, बेटा तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है, ये सवाल है, और तुम्हें किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए क्या। ओके। अब इसमें अलग अलग मदद होती है ना। मान लो, जैसे मैंने कहा, चाय कॉफी देना देर रात तक, है ना, फिर बच्चा तो सो जाता है, लेट उठता है, माँ फिर से 5:30 बजे उठ के काम को लग जाती है पर ठीक है, ये वाला सपोर्ट भी हो सकता है। यस। कुछ टेक्निकल सपोर्ट, टीचर स्कूल की साइड से कुछ सपोर्ट, काउंसलिंग सपोर्ट, या कोई एक्सपर्ट का सपोर्ट। यस। तो यहाँ सवाल क्या होगा बच्चे को ऑफर देने का, कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें स्पेसिफिक कोई गाइडेंस या सपोर्ट की जरूरत है क्या। ये बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चे मतलब 9th एंड अबव वाले बोलेंगे, 9th स्टैंडर्ड एंड अबव, ठीक है। छोटे बच्चों को आप क्या बोलोगे, बेटा क्या तुम बता सकते हो कहाँ तुम्हें चैलेंज आ रहा है। वो चैलेंज हमने समझ लेना है, और हमने सोचना है कि वो चैलेंज का क्या जवाब आ सकता है, या उसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। आगे वाली बात बहुत जरूरी है, वो ये है कि घर में थोड़ी शांति रखिए एग्जाम पीरियड में, ये बहुत जरूरी है ना। पीस, ठीक है। स्पेशली जिनकी अभी बोर्ड की एग्जाम शुरू होंगी, है ना। ये कोई शादी का रिसेप्शन नहीं कि सब जो गेस्ट है उनका गुलदस्ता वो जोड़ी नहीं लेना चाहिए। तो एग्जाम सीजन में बच्चों को कोई भी शुभकामनाएं दे रहा है तो मम्मी ने बीच में रुक जाना चाहिए, लक्ष्मण रेखा। हाँ, मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगी क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ स्पेशली मौसी, देर इज समवन कॉल्ड एज मौसी,
फिर और भी कुछ होते हैं, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, बट ये कुछ रिलेशंस होते हैं ना, वो बच्चों को उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं या डरा रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आता, है ना। वो कैसे बोलेंगे, हाँ ठीक से स्टडी करा, ठीक एकदम ठीक से स्टडी करना, 10वीं बार बार नहीं आती जीवन में, है ना। है ना। तो वो कुछ ऐसा बोल देते हैं, है ना। ठीक है। कुछ लोग तो एकदम बेसिक वाली बात करते हैं ना, पेन ठीक से चेक कर लेना, पेंसिल शार्प करके रखना, एक आधा एक्स्ट्रा रखना, एन वक्त पे बंद पड़ जाए तो। काहे को नेगेटिव इमोशन दे रहे हैं बच्चों को। पर ऐसा होता है, तो हमें वो दीवार का काम करना है। स्पेशली ध्यान से सुनिएगा, किसी को बुरा लगे तो लगे, हमें वो लोगों को ऑब्जर्व करना है जो जाने अनजाने में खुद भी डरते हैं और दूसरे को भी डराते हैं। ऐसे लोगों का तो बच्चों के साथ संपर्क ही ना होने दे। पहली कैटेगरी, स्पेशली एग्जाम से पहले पहले महीने भर में। दूसरी कैटेगरी, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। दूसरी कैटेगरी, कुछ लोगों को ना आदत होती है टॉन्टिंग की, है ना। अब कितना भी किसी को बुरा लगे, हमें अपने बच्चों को इनसे गार्ड करना है। कुछ अफवाह फैलाने वाले होते हैं ना, अफवाह फैलाने वाले, क्या नाम है उसका, रैंचो वगैरह। अरे पता है क्या वायरस ने क्या किया, यू नो। तो ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर से हमें हमारे बच्चे को बचाना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? यस। अब कुछ बेसिक बातें, बट अगर आप करोगे ना बहुत फायदा होगा आपके बच्चे को। बेसिक बात है, घर का ना एक फिक्स शेड्यूल बना दीजिएगा खाने पीने के टाइम का। यस। प्रेडिक्टेबल रूटीन बना दीजिएगा। क्या? प्रेडिक्टेबल, यानी रैंडमली कोई भी कभी भी खाना खा रहा है वगैरह वगैरह, ये जो चीजें होती है ना, आप कोशिश कीजिएगा कि जिस जिस व्यक्ति को पॉसिबल है उस व्यक्ति के साथ उसका खाने का शेड्यूल मैच कर दीजिए, स्पेशली डिनर का, है ना। तो रोज एक 10 मिनट ना उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। आजकल बच्चे क्या करते हैं, एक हाथ में क्या कहते हैं खाने का निवाला और दूसरे हाथ में रील, और फिर आप उसे पूछते हाउ डू यू फील। तो उससे तो बेहतर है कि कोई घर का बुजुर्ग, बुजुर्ग नहीं कहेंगे, कोई घर का बड़ा बोलेंगे ना, हम बुजुर्ग थोड़ी है। तो कोई घर का बड़ा बच्चे के साथ डिनर, स्पेशली डिनर को साथ में रहे। प्रिडिक्टेबल टाइमिंग बनाइएगा बच्चे की। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमें ना सबको दिन में कुछ टाइम होते हैं जब हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बराबर। और कुछ समय होते हैं जब इंसान को ना ऐसा फील आता है। अब हम तो पुणे वाले हैं, तो 2 से 5 काम नहीं करते ना, तो 3 साढ़े 3 को हमें सुस्ती आ जाती है। तो बच्चे का जो एग्जाम का शेड्यूल है, वो उसका मैक्सिमम एनर्जेटिक कैसे रहेगा, इसके लिए कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल, कुछ जगह पे सुबह 8 से क्या कहते 11 एग्जाम होती है। ज्यादातर जगह पे एग्जाम 11 से 2 होती है या फिर 10 से 1 होती है ना। ये डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो उस पर अगर आपको पता है, प्लीज नोट करें कि बच्चे का एग्जाम का टाइम ये है, मान लो चलो स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं 11 से 2 वाला, ठीक है। ओके। तो आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि सुबह का वातावरण जो बच्चे को मिले ना बहुत फ्रेश मिले, ताकि बच्चा फ्रेश और एनर्जेटिक रहे। और ये जो एग्जाम का टाइम है उस वक्त भी बच्चे को, जिसे कहते हैं फ्रेश रहने के लिए इनकरेज कीजिएगा। प्रेडिक्टेबल रूटीन बन गया। यस। और एक्सेप्शन छोड़ के मैं बताना चाहूंगा, एग्जाम से पहले ना मीठा तला हुआ ज्यादा मसाले वाला खाना कम खाइएगा। से जैसा अन्न वैसा मन बोला जाता है ना। अभी मैं परिक्रमा को गया था। यस। नर्मदा माँ नर्मदा की परिक्रमा को गया था। तो वहां पे तो आपको मसाले, कांदा, लहसुन ये चीजें बिल्कुल नहीं मिलेगी। संयम का पालन करना है। यस। बेसिक शुद्ध सात्विक खाना, है ना। थोड़ा सा बोर होगा, अब बढ़ती उम्र का बच्चा है तो आप उसे डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो, बीच में उसकी पसंद की कोई चीज बना दो। बट जितना हो सके उतना पौष्टिक खाना रखिए एग्जाम से पहले वाली चीजों में, है ना। यस, पौष्टिक खाना रखिए। दूसरी बात बहुत जरूरी, मीठा भी कम हो,
मीठा कम, तेल कम, है ना, मसाले कम, इसका इसका फायदा होगा। मीठे का तो डेफिनेटली है, मीठा कम करना है आपने, फास्ट फूड कम करना है, ध्यान देना है। एक और बात की तरफ ध्यान दे कि आपका बच्चा ना रेगुलरली पानी पी रहा है, टेबल पे पानी का ग्लास होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो ऑफ किया था ना, पानी के लिए, वाटर ब्रेक के लिए। पानी बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो, धरती का 70% पानी, शरीर का 70% पानी और दिमाग का 70% पानी, ज्यादा ही है 70 से, हाँ। तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी पीने की आदत भी लगा दीजिएगा। एक और फैक्टर प्लीज नोट करें, यहाँ पे आप उसकी मदद कर सकते हो, स्लीप मैनेजमेंट में। क्या? स्लीप मैनेजमेंट में। ये बढ़ती उम्र का बच्चा है और इसको अच्छी नींद की जरूरत है, फ्रेश रहने के लिए, कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, और क्या कहते हैं उसे, अगले दिन की रिकवरी के लिए। तो उसका स्लीप साइकिल कुछ ऐसा बना दीजिए, एग्जाम से पहले वाला टाइम और एग्जाम का टाइम उसका फ्रेश रहे हर बार, है ना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पूरी रात रात भर कर जागते हैं और सुबह जिसे कहते हैं ना, सोने की आदत लग जाती है उनको, फिर एग्जाम में उनका दिमाग 3 घंटा अच्छा नहीं चलता है। उन्हें लगता है वो कर रहे हैं, पर प्रेशर में करना और अच्छी आदत के कारण हो जाना, इसमें फर्क है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। अगर पहुंचा पा रहा हूं तो कृपया हाथ दिखाइए। यस। अब चलिए अगले मुद्दे की तरफ जाते हैं। तो समय है क्या आपके पास, या बंद करें अभी, क्या लगता है आपको? चलो ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट है ना। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट मतलब बच्चा कहाँ स्टडी कर रहा है, वो स्पेस डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रख सकते हैं हम, है ना। और जरूरी नहीं कि सबके पास बहुत जगह हो, है ना, डिपेंड करता है ना, जितना बड़ा गांव उतना छोटा फ्लैट। है ना, सबके लिए नहीं, है ना। हम जानते हैं कि बड़े गांव में भी बड़े बड़े बंगलो होते हैं, पर कई बार ना आजकल जगह की कमी हो जाती है। तो ये 2-3 महीना बाकी को असुविधा हुई तो भी चलेगा, एग्जाम पीरियड में उसको वो एनवायरनमेंट देना है। यस। अगर आपका बच्चा छोटा है ना, तो अभी से आदत डाल दो बिना दरवाजा बंद किए स्टडी करने की। उसको अलग जगह देना, उसको जिसे कहते हैं ना स्पेस देना जरूरी है। पर ये बात पक्की मान लीजिएगा, पक्की मान लीजिएगा, बच्चा अगर टुट्टो 100% अकेला है ना, तो उसका माइंड भटकेगा जरूर। उसको ऑब्जर्वर चाहिए, पर वो ऑब्जर्वर शंका लेने वाला नहीं, है ना। वो ऑब्जर्वर ऐसे झुक के देखने वाला नहीं, है ना। सिर्फ हल्का सा खुला दरवाजा भी है, चाहे वो ढकेल दिया आपने ना, तो भी बच्चा अलर्ट रहता है। और माँ माँ को तो सब पता होता है, क्योंकि माँ सब जानती है ना। अलग अलग बहाने ढूंढ के जाके चेक करके आती है यूट्यूब चल रहा है क्या। बराबर है ना। तो वो अच्छा भी है, गलत नहीं है, पर आप ये देखिए कि उसको इस बात का एहसास ना हो। भले ही आप उसे चेक करने जाए, बट उसे ऐसा लगना चाहिए कि मेरी माँ कितना प्यार करती है मेरे से, है ना। और अगर आपने कुछ देख भी लिया उसको गलत करते हुए, तो नोट कर लीजिएगा 2-3 बार। और फिर एक आध बार, जैसे मैंने कहा, डिनर साथ में लेते वक्त या ब्रेकफास्ट करते वक्त उसको हल्के से बोलिए, बेटा थोड़ा सा ये 2-3 चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ध्यान देना उसको। बस खत्म, खत्म, ज्यादा कुछ नहीं। तो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। और एक बात है, अपने बच्चों को डराने वाले दोस्तों से भी बचाओ। डराने वाले दोस्त, है ना। यस। कुछ लोगों को एज इफ कि उनके पास वो दिव्य दृष्टि होती है, वो पहले से बताते हैं इस बार ना मैथ का पेपर डिफिकल्ट आने वाला है। हमको तो अटैक आ जाए। ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो खुद भी डरे हुए होते हैं, दूसरे को भी डराते हैं। तो देखो, यहाँ से उस बच्चे की मदद करना उसके माता पिता का काम है, बराबर है। और आपके बच्चे की मदद करना आपका काम है, तो इसमें गलत कुछ नहीं है। ये बात भी समझते हैं हम, है ना। इसमें गलत कुछ नहीं है। तो ऐसे दोस्त अगर कोई है, तो उनसे आपको आपके बच्चे को, जिसे कहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा।
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े सिंसियर होते हैं। देखो भाग्य की बात होती है ना, से हम में से हर किसी के जीवन में दोनों तरह के लोग हैं। तो उनके साथ इसका टाइम शेयरिंग कैसे बढ़े, कॉन्फिडेंस दिलाने वाले, एक्सप्लेन करने वाले, सपोर्ट करने वाले, ये छोटी बातें है। पर अगर ये हमारे नोट्स में है तो हम सोच समझ कर करेंगे, नहीं तो कुछ बातें हो जाती है और कुछ नहीं हो जाती। इसलिए तो ये स्ट्रक्चर्ड, जैसे कहते हैं, टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यस, तो इन चीजों का भी उसको हम गाइडेंस देंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी वाली चीजें स्पेशली बोर्ड एग्जाम में ना, बाहर की सब चीजें पेरेंट ने मैनेज करनी है। बाहर की सब चीजें मतलब क्या, एग्जाम सेंटर कहाँ है, जाने आने का टाइम कितना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका लोड बच्चे को नहीं देंगे। बच्चे को पूरा कॉन्फिडेंस देंगे कि कुछ नहीं है, तुम यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, ऐसे मिस्टर इंडिया के जैसे चेयर पे बिठाएंगे, तुम्हारा काम सिर्फ पेपर लिखना है, बाकी हम देख लेंगे। पर ये जरूरी है ना, नहीं तो अननेसेसरी वो स्ट्रेस आ जाता है, सेंटर कहाँ है, क्या है, वगैरह वगैरह चीज। तो स्ट्रेस की बात करते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस पे बात करेंगे। अगर एज ए फैमिली आप थोड़े गप्पे मार सको 5-10 मिनट के ब्रेक में, अच्छा होगा। एज ए फैमिली अगर आप, जैसे इस सेशन की शुरुआत में भी मैंने ओम चैंटिंग लगाया था। हमारे सेशन का टाइम जो भी होता है ना, उससे 5 मिनट पहले मेडिटेशन चलता है। हम उनमें से नहीं कि जो 2 बजे का सेशन है 2 5 को आके कुछ जल्दी में करे। मैं खुद सेशन से पहले मेडिटेशन करता हूँ, चाहे वो कोई भी सेशन हो, सिम्बोसिस में हो, किसी बड़े ऑडिटोरियम में हो, या जूम में हो, 2 लोग हो या 200 हो या 2000 हो, कंपलसरी मेडिटेशन करता हूँ मैं। बच्चों को आदत लगाइए मेडिटेशन की, 5-10 मिनट शांत बैठने की। इनकरेज कीजिएगा, फोर्स नहीं करेंगे, पर इनकरेज करेंगे। अब इनकरेज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इनकरेज, खुद करके, है ना। आपको अगर हमारे साथ मेडिटेशन करना है तो मैं रोज सुबह 5 से 5:12, 5:13 तक मेडिटेशन करता हूँ। रोज रात को 9 से 9:13, यानी 12 से 13 मिनट का मेडिटेशन रोज सुबह होता है। मेरी क्लास है, नॉमिनल 200 रुपये फीस होती है उसकी। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा रोज मेरे साथ मेडिटेशन करे, डे प्लानिंग करे और डे का एनालिसिस करे, यानी कल का दिन कैसा गया, आज के दिन का क्या नियोजन है, और थोड़ा सा मेडिटेशन, तो वो मैं रोज लेता हूँ आधा घंटा, 9 से 9:30 रात को, और सुबह 5 से 5:30। यस, मेडिटेशन, डे प्लानिंग और प्रीवियस डे एनालिसिस। यस, बहुत अच्छी बात। और ये सेवा के दृष्टिकोण से है। व्हाट्स द वर्ड, सेवा के दृष्टिकोण से है कि हमें अच्छा लगता है इस फील्ड में है तो कुछ, जिसे कहते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, अगर आपका बच्चा रोज मेरे साथ 5-10 मिनट बैठेगा तो कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी लेगा, लेगा या नहीं लेगा, क्या लगता है आपको। तो डू कंसिडर दिस ऑप्शन है। और मैं कुकर नहीं हूं, तो मैं आपके बच्चे को पकाऊंगा नहीं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो, है ना। एक और बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बच्चे एग्जाम सीजन में बीमार पड़ते हैं। अगर ऐसा कोई है जो एग्जाम के आसपास बीमार पड़ता है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप एक आध बार हमारे साथ उसकी मुलाकात करवा दीजिए। हम जूम पे भी उपलब्ध है और ऑफलाइन में हमारे ऑफिस में भी उपलब्ध है। यस, तो ये मुझे लगता है काफी सारी चीजें हमने बोल दी है ना। मोटा मोटी तो मुझे लगता है समय भी पूरा हो गया अभी। आज के लिए हम यही रुकते हैं। फेसबुक वालों के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, अगले सेशन में लेंगे। अगले संडे को मैं फिर से आऊंगा आपकी सेवा में, है ना। इवन जो जूम में लोग हैं वो रुके थोड़ी देर, तो लाइव अभी हम यहाँ बंद करेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद आने के लिए, सुनने के लिए। यस, और रुकने से पहले स्पेशली जो लाइव सुन रहे हैं या वीडियो सुन रहे हैं, उनको रुकने से पहले दो विनती। कितनी, दो विनती। एक, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो अगर आपको लग रहा है ये सेशन हेल्प कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को जोड़िए हमारे साथ। और दूसरी विनती, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद। हरि ओम नमो